हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी के अपने चैनल वर्दी वाले पे मैं आपका स्वागत करती हूँ। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि आपको अपना सीपीओ का जो प्री हमारा होने वाला है 9 नवंबर से, आपको एग्जाम अटेम्प्ट कैसे करना है, आपको एग्जाम के टाइम कौन कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी है। जैसे कि मुझसे जिस टाइप से मिस्टेक्स हुई थी, कौन सी गलतियां मेरे साथ हुई थी, कौन कौन सी चीजें मैंने गलत की थी उस टाइम, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। वैसे मैंने सोचा था कि मैं एग्जाम से जस्ट पहले ये वीडियो डालूं, और बट मुझे लगा कि मैं पहले ही शेयर कर देती हूँ ताकि आप लोगों के साथ उस टाइम ना आप लोग डिस्टर्ब ना हो। और आप लोग ऐसा मत सोचना कि मैं वीडियोस आजकल डाल नहीं रही हूँ, मैं बिजी नहीं हूँ, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे और आप लोगों को डिस्टरबेंस ना रहे मेरी वजह से। और इसलिए मैं बस सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बनाऊंगी और वही वीडियो डालूंगी सिर्फ। फालतू में मैं भी नहीं चाहती कि आप लोगों का टाइम खराब हो और आप लोग डिस्टर्ब हो। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं कि हमारा जो एग्जाम है, आप लोगों को किस तरीके से अपना एग्जाम अटेम्प्ट कैसे देना है, आपको कौन कौन सी चीजें आपको ध्यान रखनी है एग्जाम के टाइम की, ये आपको नहीं करनी है, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं सारी चीजें आप लोग का शेयर कर लेती हूँ जो मुझे लगता है कि ये चीजें इंपॉर्टेंट है और एक कैंडिडेट को ये सारी चीजें पता होनी चाहिए जब आप किसी भी एग्जामिनेशन में बैठते हो। तो देखो, सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ कि पैटर्न पर, कि जब हम पेपर देने जाते हैं तो आपको ना अपना किस तरीके से पैटर्न रखना है। मतलब आपको पहले रीजनिंग करनी है, मैथ्स करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है ना, जिस तरीके से आपने मॉक टेस्ट दिए ना पहले अपने, देखो अगर आप बिगनर भी हो तो बेशक आपने 10 मॉक टेस्ट दिए, मैं मान के चलती हूँ कि आपने ना ज्यादा मॉक टेस्ट नहीं दिए, आपने सिर्फ 10 मॉक टेस्ट लगाए अभी तक। तो जिस फिक्स पैटर्न में आपका अभी तक चल रहा था ना, जिस फिक्स पैटर्न में आपने अपने 10 मॉक टेस्ट लगाए, और अगर आप बिगनर नहीं हो तो आप अगर पूरे साल से मॉक टेस्ट लगा रहे हो, 6 महीने से या 1 महीने से, तो आज तक का आपका जो भी फिक्स पैटर्न रहा है ना, उसी पैटर्न को लेके आपको उस दिन एग्जाम अटेम्प्ट करना है। कोई न्यू पैटर्न उस दिन नहीं फॉलो करना है, क्योंकि उससे आपका एग्जाम पे बहुत इफेक्ट होगा। अभी पता है क्या होता है कि हम लोग ना बहुत हैबिचुअल हो जाते हैं, और हमारा जो टाइम मैनेजमेंट होता है वो उस पैटर्न के अकॉर्डिंग ही चल रहा होता है जब हम मॉक टेस्ट दे रहे होते हैं। तो उस दिन अगर देखो आप कुछ न्यू एकदम से ट्राई करोगे तो वो तो खराब हो ही जाना है। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि अपना फिक्स पैटर्न रखना है, जिस पैटर्न पे आप अपने मॉक टेस्ट बहुत टाइम से देते हुए आ रहे हो। तो देखो उसके लिए, देखो मैं अपना बता देती हूँ कि मेरा क्या होता था कि मैं पहले देखो रीजनिंग करती थी, फिर मैं अपनी इंग्लिश, सॉरी, पहले मैं रीजनिंग करती थी, फिर जीके करती थी, फिर मैं इंग्लिश करती थी और लास्ट में मैं मैथ्स करती थी। तो मैं अपना बता देती हूँ क्योंकि कभी कभी आप लोग पूछते हो फिर कमेंट सेक्शन में कि मैम आपका किस तरीके का पैटर्न था, ठीक है। तो ये मेरा पैटर्न था, और आप लोग अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग देखना कि आप लोग जिस भी पैटर्न में आप, जिस टाइप से आप अपना मॉक टेस्ट दे रहे हो ना, उसी टाइप से आपको फॉलो करना है। तो ये थी सबसे पहली बात। अब सेकंड बात अपनी कौन सी इंपॉर्टेंट रहने वाली है एग्जाम अटेम्प्ट के लिए, सेकंड रहने वाली है कि हमारा टाइमिंग क्या रहेगा, हमारा टाइम मैनेज हम कैसे करेंगे। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए मैं बोलूंगी वही सेम कि जिस तरीके से आप मॉक में अपना टाइम सेव करते थे ना, मतलब जो आपका चलता था, जैसे कि मैं अपना बताती हूँ आपको। जैसे कि मैं क्या करती थी कि मैं अपने ना 10 मिनट में जीके वाला पोर्शन करती थी, फिर मैं अपना 20 मिनट में या 21 मिनट में मैं अपनी इंग्लिश वाला पोर्शन करती थी। उसके बाद मैं अप्रॉक्स 30 मिनट्स मैक्सिमम में, अब मैं आपको ये बता रही हूँ, मैं मतलब 30 मिनट से पहले मैं अपना रीजनिंग खत्म कर देती थी, मतलब 25 मिनट्स में मेरा रीजनिंग हो जाता था। उसके बाद मेरा जो मैथ्स का टाइम बचता था, अप्रॉक्स 1 घंटे से मेरे पास ज्यादा बचता था, 5-6 मिनट, तो उसमें मैं अपना मैथ्स अटेम्प्ट करती थी। उसके बाद भी क्या होता था, ऐसा तो है नहीं कि जितना टाइम बचा उसमें मैं मैथ्स करती रहती हूँ, उसमें भी मेरे पास 10-15 मिनट बचते थे। तो उसमें मैं फिर से जो क्वेश्चन मैंने स्किप किए या क्वेश्चन मेरे सॉल्व नहीं हुए थे, और कुछ क्वेश्चन होते थे ना कि हमें फेमिलियर होते हैं, मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि हमने देखे हुए होते हैं, बट तब हमने वो अटेम्प्ट किए तो हमसे उस टाइम वो सॉल्व नहीं हुए, तो वो वाले क्वेश्चन मैं अपने ट्राई करती थी। तो आपको क्या करना है ना, आपको जो आपका मतलब एक ना फिक्स टाइमिंग रखना है। तो मैं ये बताती हूँ आपको कि ऐसा ना क्यों होता है, कि फिक्स टाइमिंग रखना क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर आप एक फिक्स टाइमिंग नहीं रखोगे, आपने ना, आप ऐसे ही बिना किसी टाइमिंग के कर रहे हो, क्या पता आप रीजनिंग में लगे हो, आपने 1 घंटा रीजनिंग में निकाल दिया, आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, क्या पता आपने आधा घंटा इंग्लिश में ही निकाल दिया पूरा। तो इस तरीके से ना क्या है कि आपको ना एक फिक्स टाइमिंग लेके चलना है।
अगर आपने ना, मैं मानती हूँ कि आपने अभी तक कोई मॉक टेस्ट दिया ही नहीं है, तो अगर आप आज से भी मॉक टेस्ट देते हो, जैसे कि आप आज ही एक मॉक टेस्ट देते हो, तो कम से कम देखो 3 आप ना 2 दिन में भी आप 4 मॉक टेस्ट दे सकते हो कि एक दिन में आपने 2 दिए, नेक्स्ट डे आपने 2 दिए। तो आप वो 4 मॉक टेस्ट भी अगर देके जा रहे हो ना, कि आप बिगिनर भी हो और 4 मॉक टेस्ट देके जा रहे हो, तो उसमें जो आपने टाइमिंग ना आपको फिक्स करनी पड़ेगी। क्योंकि ऐसा है कि सीपीओ को देखो एग्ज़ाम 2 घंटे का है और वो लगता है कि 120 मिनट्स ना बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। बट ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन वो 120 मिनट्स कब खत्म होंगे ना आपको पता ही नहीं चलेगा। हमें बिल्कुल पता नहीं चलता है, क्योंकि ना उस टाइम एक तो प्रेशर भी होता है, ऊपर से टाइम जब ऑनलाइन एग्जाम होता है उसमें नहीं पता चलता है। तो आपको क्या करना है कि टाइम फिक्स करके रखना है। मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर लिया कि मेरा का क्या टाइमिंग रहती थी, और आप अपना देखो कि क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि कुछ लोग ना रीजनिंग में बहुत कम टाइमिंग ले लेते हैं, कुछ लोग मैथ्स में बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं। तो आपका जो फिक्स चल रहा था ना, स्पेशली मैं उनको बोलना चाहूँगी जो बिगिनर्स नहीं है और जो ये अपना बहुत पहले से मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तो आप लोग ना और ये मत सोचना, कभी-कभी क्या होता है कि पेपर टफ आ जाता है। तो मॉक टेस्ट में तो ऐसा होता था कि हम ना 20 मिनट में इंग्लिश पढ़ लेते थे, पर कभी-कभी क्या होगा कि क्या पता आपकी शिफ्ट जो है वो टफ आ गई, तो आपने पैसेज पढ़ने में ना ज़्यादा टाइम लगा दिया, तो 5-10 मिनट मतलब हमारा जो, जैसे कि मैं आप 20 मिनट्स लेते थे फॉर एग्जांपल इंग्लिश में, टोटल जो आपका टाइमिंग था, बट उस दिन आपको ना आधा घंटा लग गया। तो आप ऐसा मत, मतलब ये सोच के आप स्ट्रेस में मत होना कि नहीं इतना ज़्यादा टाइमिंग लग रहा है, तो वो सबके साथ ऐसा हो रहा होगा, 5-10 मिनट अगर आगे-पीछे होंगे ना, तो वो सबके साथ हो रहा होगा, ठीक है? तो एक तो स्ट्रेस भी नहीं लेना इन चीज़ों को लेके, और टाइमिंग अच्छे से आपको मैनेज करके चलना है, क्योंकि टाइमिंग मैनेजमेंट टाइम मैनेज करना बहुत ज़रूरी है ऑनलाइन किसी भी एग्ज़ाम में। क्योंकि देखो, टाइमिंग के अकॉर्डिंग ही सबसे पहली बात तो ये होता है कि हम ओवरऑल हमें जो अटेम्प्ट देना है ना, कि हमारा 1 गो में है ना 200 क्वेश्चन हम देख पाएँ। तो वो तभी चल सकता है जब आप एक फिक्स टाइमिंग लेके चलोगे। अगर बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, जैसे रीज़निंग में ना आपको लग रहा है कि आप ना 35 मिनट्स भी क्रॉस कर चुके हो, तो अब ना आप रीज़निंग छोड़ दो। क्योंकि ऐसा है कि ये भी हो सकता है ना, रीज़निंग ना बहुत ज़्यादा टफ आ रही है, तो आप अपना मैथ्स पे चले जाओ कि 1 घंटा बाकी रह गया, मैं ना मैथ्स करके देखता हूँ, और मैथ्स में जो-जो क्वेश्चन आते हैं वो कर लो। तो टाइमिंग की आप ना ये सोचो कि मैं टाइमिंग के लिए बोल क्या रही हूँ, कि आपको ये रखना है कि एक किसी भी सेक्शन में बहुत ओवर टाइम नहीं देना है। जो जिस तरीके से आपका एक पैटर्न चल रहा था उसी वे में आपको टाइम मैनेज करते हुए चलना है। नेक्स्ट अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि सबसे बड़ी मिस्टेक जो होती है, और जो मेरे साथ भी हुई थी 2018 में सीएचएसएल का जब मैंने एग्ज़ाम दिया था, कि कभी-कभी क्या होता है ना, कि हमारे साथ ना कि हम एक ही क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा टाइम दे देते हैं। जैसे कि रीज़निंग में बहुत बार होता है कि क्वेश्चन लगता है कि वो ईज़ी है, और उसको ना हम कर रहे होते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा हम टाइम वेस्ट कर देते हैं। उसी तरीके से मैथ्स में भी ऐसा होता है कि हम कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, और वो क्वेश्चन ना क्या होता है कि वो टाइप ऑफ क्वेश्चन हम पहले सॉल्व कर चुके होते हैं। तो हमें लगता है कि ये तो हमें आता ही है, तो हम इसको कर लेते हैं। बट वो होता है क्या है ना, कि उसमें कुछ ट्रिक होती है, या क्या होता है कि हम कैलकुलेशन कोई मिस्टेक कर रहे होते हैं, तो उस वजह से ना बार-बार वो गलत आ रहा होता है हमारा आंसर। तो तीसरी चीज़ आपको ये याद रखनी है कि जब आप अटेम्प्ट कर रहे हो ना, तो सिर्फ़ एक बार एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे, रीज़निंग और मैथ्स का कोई भी क्वेश्चन अगर एक अटेम्प्ट में आपका गलत आ रहा है, तो उसको स्किप कर देना है उसी टाइम, ठीक है? तो किसी भी क्वेश्चन पे ना, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन 2 नंबर का नहीं है, 3 नंबर का नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, सारे क्वेश्चन 1 मार्क के ही हैं। सारे के सारे क्वेश्चन करने पे 1 ही नंबर मिलेगा, किसी भी क्वेश्चन को करने पे 2 नंबर नहीं मिलने वाले हैं। तो सारे क्वेश्चन इक्वल प्रायोरिटी के साथ देखने हैं, किसी भी क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम नहीं देना है। आप एक अटेम्प्ट दो, उसको छोड़ के चले जाओ, ठीक है? उसके बाद जो टाइम बचता है, तब आप उन क्वेश्चंस को देख सकते हो, जिनमें आपको लगता है कि ये क्वेश्चन मेरे फ़ैमिलियर थे, या ये क्वेश्चन बहुत ईज़ी हो मतलब बहुत ईज़ी है, मैं कर सकता था, तो उन पे आप फिर से जा सकते हो। या फिर फर्स्ट अटेम्प्ट में कोई क्वेश्चन था जो सॉल्व होके, मतलब होता है ना कि गलत आ जाता है बहुत बार, आंसर मैच नहीं होता, तो उस तरीके से अब जो टाइम बाद में बचेगा उसमें देखना है, ठीक है? 4th चीज़ आपको क्या करनी है, देखो एक तो होता है कि हम ना टाइम वेस्ट ना करें किसी क्वेश्चन पर। एक 4th होता है कि स्किप आप क्वेश्चन को कैसे करें, ये भी एक ना बहुत मतलब टेक्नीक होती है, कि अगर आप मॉक टेस्ट दिए बिना अगर जाते हो ना, तो आपको बहुत रेयर होगा कि आपको पता नहीं चलेगा कि क्वेश्चन को स्किप कैसे करना है। क्वेश्चन स्किप करना ऑनलाइन एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आपको पता होना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन स्किप करने हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, हम जब मॉक टेस्ट देते हैं उसी से हमें पता चलता है कि हमारा चैप्टर कौन सा वीक है। दोनों में ही, रीजनिंग में भी, मैथ्स में भी, इवन इंग्लिश में भी हमें पता चलता है, जैसे कि किस कुछ लोगों को क्लोज टेस्ट में बहुत प्रॉब्लम होती है, कुछ लोगों को पैसेज में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इस तरीके से हमें अपने चैप्टर्स का पता होता है। तो कभी-कभी क्या होता है कि इन चीज़ों को ना हमें पता होना चाहिए। तो इसलिए मैं बोलूँगी आपको कि 1 या 2 मॉक टेस्ट आप दे के जाना, ताकि आपको ये पता हो कि
किस टाइप के क्वेश्चन आपको स्किप करने हैं। सबसे पहले तो जो डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको लगता है उसको छेड़ना ही नहीं है, क्योंकि देखो मैं फिर से वही बोल रही हूँ कि जो एक एक क्वेश्चन है सारे के सारे क्वेश्चन एक एक नंबर के ही है। तो जो डिफिकल्ट क्वेश्चन हो उसको पहले स्किप करो। सेकंड, जिसमें बहुत ज्यादा टाइम लगा उसको भी स्किप करो, आप उसको दूसरा अटेम्प्ट दो ही नहीं, और दूसरा अटेम्प्ट तो किसी को भी नहीं देना है। खैर, तो दो चीजें हो गई स्किप करने में। सबसे पहले डिफिकल्ट क्वेश्चन को स्किप करना है। दूसरा, जिसमें टाइम लग रहा है, दूसरी बार अटेम्प्ट देना पड़ रहा है, तो उसको भी स्किप करना है। तीसरा क्वेश्चन की एक डिफिकल्ट रही है बट वो इतना न्यू है कि आपने पढ़ा ना तो आपको लगा कि इसका कंसेप्ट कुछ न्यू है, तो उसको भी करना है। तो ये तीनों चीजें याद रखनी है, न्यू क्वेश्चन हो, डिफिकल्ट क्वेश्चन हो, और जो क्वेश्चन आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो इन तीनों टाइप के क्वेश्चन को आपको स्किप कर देना है। ठीक है, अब ये चार चीजें हो गई जो सबसे इंपॉर्टेंट थी। पहला पैटर्न हो गया, सेकंड आपका हो गया कि आपको टाइम कैसे मैनेज करना है उसका पता होना चाहिए। थर्ड, आपको किसी भी क्वेश्चन में टाइम वेस्ट नहीं करना है, किसी में भी। ऐसा भी नहीं है कि मैथ्स और रीजनिंग में ध्यान रखना है, ये आपको इंग्लिश और जीके में भी ध्यान रखना है। ये नहीं है जीके के 50 क्वेश्चन है और आपको फैमिलियर लग रहे हो, पढ़े ही जा रहे हो उनको, पढ़े ही जा रहे हो, नहीं। किसी भी सेक्शन में टाइम वेस्ट नहीं करना है बिल्कुल भी। लास्ट में आपको स्किप कौन से क्वेश्चन करने हैं, जल्दी से आपको स्किप करना है, ताकि 200 क्वेश्चन ना, एक बार तो ऐसा हो कि 200 क्वेश्चन आप देख चुके हो। क्योंकि देखो, जो एसएससी का एग्जाम है ना, वो एक एवरेज एग्जाम सेट किया जाता है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई एग्जाम टफ भी है ना, तो ऐसा नहीं होगा कि पूरे के पूरे 200 क्वेश्चंस जो होंगे वो बहुत टफ होंगे। अप्रोक्स जो 140 क्वेश्चन होंगे वो एवरेज क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है, आप मतलब मैं नॉर्मली आपको बोल सकती हूँ कि 200 में से ना 160 क्वेश्चन नॉर्मल ही होते हैं, मतलब वो एवरेज क्वेश्चन होते हैं, जो हर एक स्टूडेंट जो प्रिपरेशन में होता है ना वो उसके फैमिलियर होते हैं। सिर्फ 30 क्वेश्चन ऐसे होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखो क्या होता है, इसके बाद होता है कि हमारे ऊपर कि हम कैसे एग्जाम खराब कर देते हैं। हमारा क्या होता है कि हम बहुत ज्यादा नर्वस होते हैं। कभी कभी हम खुद से ऐसा माइंड सेट लेके चलते हैं हम लोग, हमें लगता है हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, हमें लगता है कि हमने बहुत ज्यादा मॉक टेस्ट नहीं दिया है, कभी कभी हमें लगता है कि हमारा रिवीजन बहुत अच्छे से नहीं हुआ। तो इन सारी चीजों को इग्नोर करके चलना है। उस दिन आपको ना तो नर्वस होने का टाइम होगा, तो ये सारी चीजें आप ना ध्यान नहीं रखना है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आप आज अपना बेस्ट दोगे। आप जितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करना है, ज्यादा से ज्यादा आपको अच्छे से स्कोर करना है उस दिन। तो जितना आप रिलैक्स और काम रहोगे ना, उतने ज्यादा आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। जितना प्रेशर कम लोगे, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, यही तो होता है ना कि हम क्लियर नहीं कर पाए पेपर। अगर आप स्ट्रेस में पेपर खराब कर दोगे तो भी वो क्लियर नहीं होगा। तो इससे अच्छा तो ये है ना कि आप दिमाग अपना शांत रखो और काम रहो, थोड़ा रिलैक्स होके जाओगे ना तो 4-5 नंबर एक्स्ट्रा ही लोगे। ठीक है, तो ये चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि ओवर नर्वस नहीं रहना है, ओवर स्ट्रेस फील नहीं करना है, अपना बेस्ट देना है उस दिन, बहुत अच्छे से एग्जाम को अटेम्प्ट करना है। क्योंकि इतनी ज्यादा वैकेंसीज हैं, आप लोग खुद देख रहे हो कि सीपीओ में इतनी ज्यादा वैकेंसीज आज से पहले कभी नहीं देखी। मैंने 2018 से देख रही हूँ कि सीपीओ में इतनी ज्यादा वैकेंसीज कभी नहीं आती। तो आप लोगों को ये चीज भी ध्यान में रखते हुए खुद को शांत रखना है कि ठीक है, बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर भी नहीं हुआ तो ऐसा नहीं है कि नर्वस होके बहुत ज्यादा गंदा स्कोर कर लो, क्योंकि वो चीज बाद में चेंज नहीं होगी। तो इसलिए खुद को शांत रखना, अच्छे से अटेम्प्ट करना। और देखो, मेरी कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हो कि आपको किस चीज में प्रॉब्लम हो रही है, ताकि ना मैं अपनी वीडियो सिर्फ उन टॉपिक्स पे बनाऊं जिन टॉपिक्स पे ना आपको प्रॉब्लम है, कि आपको इस चीज के लिए ना पर्टिकुलर वीडियोस चाहिए ही। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपको किस चीज के लिए वीडियो मैं अवेलेबल कराऊं। और देखो, जैसे कि एग्जाम आने वाला होता है तो आप लोग बहुत परेशान होते हो, कुछ कुछ चीजें पूछते रहते हो, तो इसीलिए ना आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे मैं एसएससी सीपीओ की जो भी नोटिफिकेशन आती है या भी कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन हो एसएससी की, वो मैं शेयर करती रहती हूँ जल्दी से जल्दी। और देखो, आप लोगों के लिए मैंने टेलीग्राम ग्रुप आज ही क्रिएट किया है, तो मैं वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगी। आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, वर्दी वाले चैट बॉक्स नाम से मैंने आपका स्टार्ट किया है आज से ही, ताकि आप और कैंडिडेट के साथ कनेक्ट कर पाओ, ताकि आप एक दूसरे की प्रॉब्लम को सुन पाओ और खुद से बात कर पाओ। अगर देखो फिर भी आपकी कोई जेन्युइन प्रॉब्लम होती है ना, तो मैं वो ना ऑब्जर्व करती हूँ, पूरा ग्रुप आपके मैसेजेस में देखती हूँ। अगर आप मुझसे कुछ पूछोगे तो मैं आज ही आपको जवाब दूंगी। कोई जेन्युइन प्रॉब्लम होगी तो मैं ऑब्वियसली आपसे बात करूंगी, और तो आप मेरे से पूछ सकते हो डायरेक्टली। आप वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना टेलीग्राम चैनल का सॉरी हमारे ग्रुप का जो लिंक है वो आप वहां से जाके देखो और ज्वाइन करो जल्दी से जल्दी, ताकि एग्जाम तक आप स्ट्रेस फ्री रहो। टेंशन नहीं लेनी है बिना मतलब ज्यादा। ठीक है,
जो कुछ लोग बोल रहे हैं कि मैम हमारा बहुत ज़्यादा दूर आया है सेंटर, उसकी भी टेंशन नहीं लेनी है। आप लोग ग्रुप में जॉइन करो, आप वहाँ पे बात करो किस-किस का किस जिसका भी दूर आया है, किसी का जयपुर आया है, किसी का यूपी में इतना दूर सेंटर दे दिया है, तो आप लोग एक-दूसरे से कनेक्ट होके साथ में भी जा सकते हो, आप बात कर सकते हो, ठीक है? तो इन चीज़ों को लेके परेशान नहीं होना है, एक जॉब के लिए तो इतना आपको करना ही है ना कि अगर दूर भी सेंटर आया तो रिलैक्स माइंड होके जाओ, जब एग्ज़ाम अच्छा होगा तो खुद आप लोग खुश होंगे और मुझे बोलोगे कि हाँ मैम एग्ज़ाम अच्छा हुआ। तो बस अपना पढ़ते रहो, एग्ज़ाम पे फ़ोकस रहो, रिलैक्स रहो और बहुत ज़्यादा टेंशन मत लो। अच्छे से अपनी नींद पूरी करो अच्छे से क्योंकि हेल्थ का ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है 4-5 दिन में क्योंकि देखो मौसम चेंज हो रहा है इतना, वेदर चेंज हो रहा है तो आपको पता है तबीयत खराब हो जाती है। तो अच्छे से अपनी नींद पूरी करो और अच्छे से रिवीज़न पे लगाओ, मॉक टेस्ट दो डेली और रिवीज़न करो, कुछ नया मत पढ़ो। एंड ऑल द बेस्ट।